गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ सीए इंटर इनकम टैक्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक प्यारा सा सेक्शन कवर करेंगे, सेक्शन 115 बीएसी न्यूली इंसर्टेड है फाइनेंस एक्ट 2020 में। और इस सेक्शन ने क्या बात की है मैं उसकी डिस्कशन करता हूँ। एक ऑप्शन दिया गया है, अगर आप ऊपर एक वर्ड देखें इस हेडिंग में ऑप्शन, लेकिन ये ऑप्शन सिर्फ किसको दिया गया है, इंडिविजुअल्स और एचयूएफ्स को, कि आप इनकम टैक्स पे कर दें कंसेशनल रेट्स पे। सर कंसेशनल रेट्स पे अगर आप इनकम टैक्स मांग रहे हो तो कौन ये ऑप्शन छोड़ेगा, सारे लेंगे। ये तो ऑप्शन इतना आसान नहीं है। जहां ये कुछ फायदा देते हैं तो कुछ आपको कंडीशंस भी लगा के देंगे जिससे कि हो सकता है आपका नुकसान ही हो जाए उल्टा। तो ये ना देखना पड़ेगा कि किसको इस ऑप्शन में आने का फायदा है और किसको आने का फायदा नहीं होगा। पर पहले मैं आपको ये बात याद करवा दूं, हमारे पूरे कोर्स में हमने अभी तक ये सेक्शन डिस्कस नहीं करा है। याद करिए, तो मेरा पहला चैप्टर कवर किया था मैंने कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी का। हर जगह हमने क्वेश्चन में लिखा हुआ था द पर्सन इज नॉट ऑप्टिंग टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 115 बीएसी। और मैंने जो अभी तक स्लैब्स आपको सिखाई हुई हैं वो स्लैब्स अगर आपको याद हों वो ये थी कि अगर आप रेजिडेंट हैं 60 ईयर से कम, या आप रेजिडेंट हैं 60 ईयर और मोर बट लेस देन 80, और अगर आप रेजिडेंट हैं 80 ईयर्स और मोर। और पहले वाले केस में तो नॉन रेजिडेंट भी कवर्ड थे। पहली स्लैब में जो 2.5 लाख तक नील था, 2.5 से 5 लाख 5%, 5 से 10 लाख 20%, और फिर 10 लाख से ऊपर 30%। और जब आप सीनियर सिटीजन हो जाते थे तब 3 लाख तक नील हो जाता था। 3 लाख टू 5 लाख 5%, फिर 20%, फिर 30%। और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन होते थे रेजिडेंट 80 ईयर्स और मोर तो 5 लाख तक नील, 5 से लेके 10 लाख तक वाली इनकम पे 20%, फिर उससे ऊपर 30। या तो जो अभी तक आपने सीखा है वो वाली ऑप्शन है, या दूसरी ऑप्शन मिलेगी इस सेक्शन में 115 बीएसी। लेकिन ध्यान रखिएगा ये ऑप्शन सिर्फ एप्लीकेबल है, ये ऑप्शन सिर्फ एप्लीकेबल है इंडिविजुअल्स और एचयूएफ्स के पास। और ये भी कौन सी वाली टोटल इनकम पे अवेलेबल है सुनिएगा, इसमें स्पेशल इनकम्स कवर नहीं होंगी। स्पेशल इनकम्स कौन सी हैं? 111A, 112A, 112, 115 बीबी, याद होंगी ये सारी इनकम। 111A कौन सी थी? शॉर्ट टर्म गेन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स वगैरह पे, जिसपे 15% टैक्स होता था। 112 लॉन्ग टर्म गेन पे 20% टैक्स। 112A लॉन्ग टर्म गेन ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स एंड यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड एसटीटी पेड 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। और 115 बीबी 30% कैजुअल इनकम। उन पे ये ऑप्शन नहीं लगेगी, सुन रहे हैं? लेकिन बाकी इनकम्स पे आप ये कंसेशनल रेट्स ले सकते हैं। तो कंसेशनल रेट्स हैं क्या पहले वो सुन लो। 2.5 लाख तक इनकम निल टैक्स, 2,50,000 से लेके 5 लाख तक की जो आपकी इनकम है उस पर 5%। सर ये तो सेम है, याद करिए 60 ईयर से कम वाला आदमी भी यही करता था। इससे आगे स्लैब चेंज हो जाती है। 5 लाख से ऊपर जितनी इनकम है 7.5 लाख तक आपने सिर्फ 10% टैक्स देना है। अगर आप लेफ्ट साइड देखोगे ना 2.5 लाख बढ़ रहा है, और अगर आप राइट साइड देखोगे 5% बढ़ रहा है। तो बताइए इस हिसाब से क्या स्लैब्स बनी? 5 लाख से लेके 7.5 लाख तक 10%, 7.5 लाख से लेके 10 लाख तक की इनकम पे 15%, 10 लाख से लेके 12.5 लाख तक की इनकम पे 20%, 12.5 लाख से लेके 15 लाख तक की इनकम पे 25%, और 15 लाख से ज्यादा जितनी इनकम होगी उस पे 30%। पहले तो ये स्लैब रेट्स आपको याद होने चाहिए 115 बीएसी के। इजी तरीका मैंने आपको बता दिया। लेफ्ट साइड पे 2.5 लाख बढ़ रहा है 5 लाख के बाद, और राइट साइड पे 5%, 5%, 5% बढ़ रहा है। अगर आप कंपैरिजन करो जो हमारे नॉर्मल स्लैब रेट्स थे ना, उनमें जैसे ही आप 10 लाख से क्रॉस करते थे 30% में फॉल कर जाते थे इन एवरी केस। जबकि यहां आपको 10 से लेके 12.5 लाख तक सिर्फ 20% टैक्स देना है।
12.5 लाख से लेके 15 लाख तक की इनकम पे सिर्फ 25% टैक्स देना है। अगर आप 15 लाख से भी ऊपर गए तब जाके आपको 30% टैक्स देना है। आई होप आपको ये पॉइंट तो समझ में आ रहा है। तो इसे देख के तो हमें लगेगा सारे लोग इसे ऑप्ट करना चाहेंगे, हाँ कि ना, लेकिन असली किंतु परंतु अगले पेज पे है। तो पेज 218 पे देखिए, ऊपर लिखा भी हुआ था कि हम जो ये आपको कंसेशनल रेट लगाएंगे सब्जेक्ट टू सेक्शन 115 BAC सब सेक्शन 2 लगाएंगे। तो सब सेक्शन 2 पता क्या बोलता है, सुनिएगा। सब सेक्शन 2 बोलता है ये इनकम कैलकुलेट करते हुए कुछ डिडक्शंस या एग्जम्पशंस मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा अगर आप इस वाले रेट्स में आओगे। अब बोलने को तो है सर्टन, लेकिन लिस्ट लंबी चौड़ी है, और यही कारण था कि ये सेक्शन मैंने पेंडिंग रखा हुआ था, क्योंकि अब मैं आपको सारा सिलेबस पढ़ा चुका हूं। अब आपको सारी एग्जाम्पशंस और डिडक्शंस याद है, मोस्टली पता है कहां पे क्या पढ़ा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले तो सैलरी चैप्टर का LTC का बेनिफिट खा गए सेक्शन 10(5). ऑब्वियसली अब आपको एक बेनिफिट दे रहे हैं तो कुछ बेनिफिट आपसे छीन भी लेंगे। याद करिए, बाय एयर इकोनॉमी क्लास, बाय रेल फर्स्ट क्लास, 2 बच्चों की एग्जाम्पशन, तीसरे बच्चे की एग्जाम्पशन नहीं दूंगा, मल्टीपल बर्थ वाले केस में दे दूंगा, सारी बातें खत्म होगी। कहते तेरे को देनी ही नहीं हमने एग्जाम्पशन। LTC सारा टैक्सेबल हो जाएगा इस पर्सन के लिए। बताइए, अगर LTC सारा टैक्सेबल हो गया तो इसकी इनकम ज्यादा आएगी कम आएगी? ज्यादा आएगी। दूसरा बेनिफिट जो आपका खागे वो खागे HRA की एग्जाम्पशन। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम। नंबर 1 एक्चुअल HRA रिसीव्ड, नंबर 2 रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, नंबर 3 40% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी अगर दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई है, सब खत्म। HRA फुली टैक्सेबल। याद आ गया? उसके बाद सुनिए, सेक्शन 10(14) में आपके जो स्पेशल अलाउंसेस होते थे, याद है? ऑफिशियल अलाउंसेस, पर्सनल अलाउंसेस। ऑफिशियल के अंदर आपके होते थे क्या नाम है, ट्रांसपोर्ट। ऑफिशियल के अंदर ट्रैवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, वो बोले। और पर्सनल के अंदर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, आउट स्टेशन, ये वगैरह सारे थे जो। पर एक बात कहूं, इसमें ना आगे हमने लिखा है अदर देन दोज एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, यानी कुछ अलाउंसेज ऐसे भी हो सकते हैं जिनको हम अभी भी आपको क्या कर दें, अलाउ। सुन रहे हो? क्योंकि कुछ बेनिफिट अभी भी अलाउ कर रहे हैं। मैं बता दूं कौन कौन से बेनिफिट अभी भी आपको मिल रहे हैं ये वाली स्कीम में आने के बाद भी। एक तो है कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस का एग्जम्पशन आज भी ले रहे हैं लोग इस ऑप्शन में आने के बावजूद। कौन सा होता था कन्वेंस अलाउंस? लोकल ऑफिस के काम में जाने के लिए आपका एम्प्लॉयर आपको अलाउंस देता था कि तू लोकल किराया भाड़ा लगाता रहे, मुझसे अलाउंस लेता रहे, ऑफिस के काम कर। ये एग्जम्पशन आज भी मिल रही है, चाहे आप इस बेनिफिट को ले भी रहे हो। इसके अलावा एक आपको याद है एक अलाउंस पढ़ा था हमने, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। कौन सा था ये ना ट्रांसपोर्ट अलाउंस सिर्फ उन केस में एग्जम्पशन मिलती थी अगर सामने वाला हैंडीकैप्ड या डिसेबल्ड होता था। 3200 पर मंथ वाली जो एग्जम्पशन हुआ करती थी, अगर आपको याद हो। ट्रांसपोर्ट अलाउंस इन केस ऑफ डिसेबल्ड। सुन रहे हैं? ये आज भी एग्जम्पशन मिल रही है कन्वेंस अलाउंस की, ट्रांसपोर्ट अलाउंस की। इवन डेली अलाउंस, एक हमने डेली अलाउंस किया था। ये ना जब आदमी ऑफिशियल ड्यूटी पे जाता था तो वहां पे खर्चे वगैरह मीट करने के लिए अलाउंस मिलता था। ये अदर देन में लिखवा रहा हूं सारे, ठीक है? ये 3 लिखवा दिए। एग्जम्पशंस आर अवेलेबल इवन इन कंसेशनल टैक्स रेट्स, यानी अगर आप कंसेशनल टैक्स रेट्स भी ले रहे हो तो भी आपको ये वाले बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन इसके अलावा जो भी हमारे स्पेशल अलाउंसेस थे सेक्शन 10(14) वाले, ये पीछे लिखा ही हुआ है लेफ्ट साइड पे,
सेक्शन 10-14 वाले जो भी हमारे स्पेशल अलाउंसेस थे, इनके आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, सारी एग्जम्पशंस मारी जाएंगी। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, या आपको याद है अंडरग्राउंड अलाउंस, अनकॉन्जीनियल क्लाइमेट कंडीशंस वाले, बॉर्डर एरिया अलाउंस, कई अलाउंसेस लिखे हुए थे, सारे मारे जाएंगे, सारी एग्जम्पशंस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पर अभी भी कौन सी एग्जम्पशंस अवेलेबल हैं? जो मैंने ये लिखवाई हैं आपको। इसके अलावा अगर आप एमपी एमएलए हैं तो आपको ये डेली अलाउंस या अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंसेस मिलते हैं, ये भी आपके एग्जाम्प्ट नहीं हो पाएंगे, मारे जाएंगे एग्जाम्पशन। अगर आप क्लबिंग ऑफ इनकम में याद करें, जो पेरेंट के साथ इनकम क्लब होती थी माइनर चाइल्ड की, तो सेक्शन 10 क्लॉज नंबर 32 में एक एग्जाम्पशन मिला करती थी 1500 पर चाइल्ड, वो भी मारी जाएगी। सेक्शन 10AA में जो SEZ यूनिट की आपको एग्जम्पशन डिडक्शन मिलती थी, डिडक्शन टैक्स हॉलिडे के नाम से जिसे आप जानते थे, ये भी आपकी डिडक्शन मारी जाएगी। सुन रहे हैं जी? सेक्शन 16 में हम आपको सैलरी चैप्टर में 3 डिडक्शंस देते थे, 16(1)(a), 16(2), 16(3), तीनों भूल जाओ। हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में आप एक टॉपिक पढ़ते थे सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, जिसकी जीएवी आप नील करते थे, म्युनिसिपल टैक्सेस नील करते थे, एनएवी नील आती थी, स्टैंडर्ड डिडक्शन नील होती थी, लेकिन इंटरेस्ट का डिडक्शन दे देते थे आप 30,000 और 2 लाख, विच एवर इज द केस। वो डेट्स वगैरह देखते थे, लोन कब से लिया हो, 5 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन या परचेज होगी हो, वो वाला केस सारे भूल जाओ। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ही आपको अलाउ नहीं करके देंगे अगर आप इस ऑप्शन में आ रहे हो। ध्यान रखिएगा, लेट आउट प्रॉपर्टी नहीं लिखा इन्होंने, यानी अगर लेट आउट प्रॉपर्टी वाला केस है तो क्या उसके हम इंटरेस्ट की डिडक्शन दे देंगे? आपको दे देंगे, पर उसमें एक लिमिट है, वो मैं नीचे आपको बताता हूं। पीजीबीपी के चैप्टर में हमने एक टॉपिक किया था एडिशनल डेप्रिसिएशन। अगर आप न्यू प्लांट एंड मशीन बाय करते थे और उसे आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आप यूज करते थे, तो 20% एडिशनल डेप आप क्लेम कर सकते थे पहले साल में, और अगर आप लेस देन 180 डेज यूज करते थे तो 10 इस साल, 10 अगले साल, सारे भूल जाओ। सुन रहे हैं जी? पीजीबीपी के चैप्टर में हमने एक सेक्शन किया था 35 साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड, याद है? अगर आप साइंटिफिक रिसर्च वाली जो एसोसिएशंस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, इनको अगर आप कॉन्ट्रीब्यूशंस करते थे, डोनेशंस करते थे, 100% डिडक्शन मिल जाती थी आपको। 35(1)(2) में करते थे, 35(1)(2)(a) में एक इंडियन कंपनी को आप पेमेंट करते थे जो रिसर्च पर्पसेस के लिए बनी है, और 35(3) में 1(3) में आप स्टैटिस्टिकल रिसर्च या सोशल साइंस रिसर्च वालों को पेमेंट करते थे, और 35(2)AA में आप नेशनल लैब वगैरह को अप्रूव्ड प्रोग्राम के लिए पेमेंट करते थे। ये सारे फायदे आपके मारे जाएंगे अगर आप कंसेशनल रेट में आते हो। यानी एक तरह से सेक्शन 35 की जो डिडक्शंस हमने पढ़ी हुई हैं वो आपकी मारी जाएंगी। 35(1)(2), 35(1)(2)(a), 3, 2AA। बताना कौन से कवर नहीं करे इसने 35 के? 35 में ना एक पॉइंट हमने पढ़ा था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर हम खुद से करते हैं वो अलाउड है आज भी। यानी अगर आप कंसेशनल रेट्स वाले में भी आ जाते हो, लेकिन अगर आप इन हाउस एक्सपेंडिचर करते हो, इन हाउस, वो अलाउड है। लेकिन बताओ कौन से वाले मना कर दिए? पेमेंट्स मेड टू आउटसाइड एजेंसीज। ये सारे जो पॉइंट मैंने पढ़ाए हैं ना, ये सारे वो हैं जो पेमेंट्स मेड टू आउटसाइड एजेंसी वाले पॉइंट थे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 35 AD तो आप भली भांति जानते हो कि अगर मैं स्पेसिफाइड बिजनेसेस करता हूं और उनमें अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स करता हूं, जिन्हें हम इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, सरकार बोलती है आप इन्वेस्टमेंट्स करो, हम आपको टैक्स इंसेंटिव देंगे। बताओ क्या टैक्स इंसेंटिव दिया हुआ था? जो कैपिटल एक्सपेंडिचर धीरे धीरे ब्लॉक में धक्के खाते थे, इस बिजनेसेस के एक ही बार में अलाउ हो जाते थे, हम नहीं अलाउ करने देंगे आपको, कहते एक ही बार में। सुन रहे हैं? फिर ये 35CCC था, एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट में अगर आप एक्सपेंडिचर करते हो, छोटा सा वहां पे लिखा हुआ था, पढ़ लेना, इसकी भी डिडक्शन आपकी मारी जाएगी। एक टॉपिक हमने अदर सोर्सेज चैप्टर में जाके किया था, फैमिली पेंशन।
जहां हमने ये बात की थी कि फैमिली पेंशन एक तो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है, लेकिन जब उसको आप इनकम निकालते हो एक डिडक्शन मिलती है 57 सेक्शन में 1/3 ऑफ पेंशन, बट मैक्सिमम 15,000, वो भी मारी जाएगी। और तो और सारा 80C to 80U मारा जाएगा। सोचो 80C में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, आरपीएफ, एसपीएफ सब मारे गए। सिर्फ 2 ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आपके सिलेबस के लिए रेलिवेंट हैं। वैसे तो और भी 1-2 बेनिफिट्स हैं जो उन्होंने छोड़े हुए हैं, पर वो हमारे सिलेबस में नहीं है। एक 80CCD2, 80CCD2 पता कौन सा था? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एनपीएस में। और एक हमारा सेक्शन 80JJAA, ये ना वो नहीं था हमारा एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। ये 2 बेनिफिट्स आप अभी भी ले सकते हो, चाहे आप किस में ऑप्ट कर रहे हो, सेक्शन 115 BAC। तो एक बार ना हम समराइज करते हैं सारा। वैसे तो ऑलरेडी समरी फॉर्म में लिखा हुआ है सारा, क्योंकि डिडक्शंस तो सारी आपने पहले पढ़ी हुई हैं। अच्छा बताओ, सारी डिडक्शंस खत्म कर रहे हैं, कुछ एग्जम्पशंस भी खत्म कर रहे हैं। एग्जम्पशंस देखो ना, जो ऊपर सेक्शन 10 वाले लिखे हुए हैं, ये तो एग्जम्पशंस हैं सारी। सुन रहे हैं जी? मैं एक बार अभी तक की बात को समराइज करता हूं एक बार आपके लिए। पहली बात, आज तक जो भी मैंने टैक्स रेट्स पढ़ाए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन इंडिविजुअल्स और एचयूएफ्स को एक ऑप्शन दे दी। एक बात और बता दूं मैं, अगर आप सीनियर सिटीजन भी हो या सुपर सीनियर सिटीजन भी हो, अगर आप ऑप्शनल में आए तो यही रेट्स हैं बस। यानी सीनियर सिटीजन के लिए या सुपर सीनियर सिटीजन के लिए ऑप्शनल वाले सिस्टम में कोई और टैक्स के स्लैब्स नहीं है। जैसे नॉर्मल टैक्स में तो इनको अलग अलग स्लैब्स दे रखी थी ना, सुन रहे हो? लेकिन अगर एक इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन है और अगर वो ऑप्शनल सिस्टम में आना चाहता है, कंसेशनल में, यही वाले स्लैब्स हैं, कोई सेपरेट स्लैब्स नहीं है इनके लिए। रिबेट मिल जाएगी। जो 87A का रिबेट है उसको इन्होंने यहां मना नहीं करा, आप देख सकते हैं। अगर टैक्स में कोई रिबेट आई, वो रिबेट आपको मिल जाएगी अगर आप रिबेट लेने के लिए एलिजिबल हैं। उसके लिए वही आपको पॉइंट देखना पड़ेगा 5 लाख वाला। कौन कौन से बेनिफिट मारे आप स्क्रीन से देख देख के बोल सकते हैं। एलटीसी, एचआरए, उसके बाद सारे स्पेशल अलाउंसेस पर कुछ छोड़ के जो मैंने आपको लिखवा दिए। फिर कौन से खागे? एमपीएमएल अलाउंस, माइनर चाइल्ड की एग्जम्पशन क्लबिंग के टाइम पे, एससीजेड के डिडक्शंस, सेक्शन 16 की सारी डिडक्शंस खा गए सैलरीड क्लास की, सुन रहे? और आगे सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट नहीं अलाउ करने देंगे, एडिशनल डेप नहीं अलाउ होने देंगे। सेक्शन 35 की सारी जो आउटसाइड एजेंसीज वाली पेमेंट है सारी डिडक्शंस गई, 35 AD मारा गया। इसके अलावा हमारे 2-3 पॉइंट ये नीचे वाले, एक 35 CCC, एक फैमिली पेंशन की डिडक्शन खा गए और एक 80C to 80U भी सारा खा गए। सिर्फ क्या छोड़ छोड़ के? एक 80CCD2 और एक 80JJAA। एक बात बताओ, बेनिफिट तो देखना थोड़ा सा यहां दी है, डिडक्शंस इतनी सारी खा गए। वैसे सर फिर फायदा क्या? अब जिन लोगों के पास ये होगा ही नहीं, मान लो, हो सकता है उनको फायदा हो जाए, पर जिन लोगों को ये एग्जम्पशंस मिल रही होंगी उनको तो फिर कैलकुलेशन करनी चाहिए। एक कैलकुलेशन क्या होगी बताओ? एक ऑप्शन क्या होगी? ये सारी एग्जम्पशंस लेकर इनकम निकालें और उस पर नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स पे करें। और दूसरी ऑप्शन क्या होगी? ये सारी एग्जम्पशंस छोड़ के पहले इनकम निकालें, फिर उसके बाद ये वाले टैक्स रेट लगा लें। और क्या है, इतनी सी बात है। वो तो मतलब आप प्रीवियस ईयर में ही आपको पता लग जाएगा ना कि आपके पास क्या क्या चीजें आएंगी। तो आपने रिटर्न तो असेसमेंट ईयर में फाइल करनी है, तो जिस टाइम आप रिटर्न फाइल कर रहे हो उस टाइम पे आपने तो फाइनल टैक्स वगैरह कैलकुलेट करना है ना अपना। अब इसके अलावा सबसेक्शन ये जो है ना कंडीशंस में एक और सीरियल नंबर है, ये भी सुनना ध्यान से। एक काम करिए, अपने मन में इसको पढ़ के देखिए क्या बोल रहा है, रीड कीजिए एक बार। पॉइंट नंबर 2,
दो रिस्ट्रिक्शंस और लगा दी हैं लॉसेस को लेकर, देखते हैं कौन समझाता है। पहले सेकंड पॉइंट समझा दो अगर। गलत है, आप बोल रहे हो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अलाउ नहीं होगा, ये नहीं लिखा हुआ। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी और हेड से अलाउ नहीं होगा। यानी हाउस प्रॉपर्टी पे आपको याद है इंटर हेड एडजस्टमेंट करते हुए 2 लाख का एक पॉइंट लगता था कि आप अगर हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को किसी और हेड से एडजस्ट करना चाहते हो तो 2 लाख से ऊपर का लॉस आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो। 2 लाख वाली भी रिस्ट्रिक्शन खा गई। यानी अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है करंट ईयर में, आप उसे सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से एडजस्ट कर सकते हो, किसी और से एडजस्ट नहीं कर सकते। एक बात बताऊं, हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड 2 रिस्ट्रिक्शंस होगी अगर आपको पता लगा हो। एक ऊपर सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस वाले में बोल दिया मैं इंटरेस्ट ही नहीं अलाउ करने दूंगा तुझे, और आपको पता है अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट हुई, सोचो लेट आउट प्रॉपर्टी में आपको याद है इंटरेस्ट बिना किसी लिमिट के अलाउ हो जाता था, तो उस वजह से भी लॉसेज आ जाते थे। उन लॉसेज पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि ये लॉसेज सिर्फ और सिर्फ आप हाउस प्रॉपर्टी हेड से एडजस्ट करना कर लो, किसी और से मैं इनको मुंह नहीं मारने दूंगा। ये पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है, पढ़ के देख लो क्या मैं सही कह रहा हूं। लेकिन ये तभी है अगर आप इस ऑप्शन में आ रहे हैं, सुन रहे हैं जी। और इसका पहला पॉइंट कौन समझाएगा कि अगर आप ये ना एक्चुअल में वैसे ये जो है ना सेट ऑफ एनी लॉस, ये इसके साथ भी पढ़ना है और ये इसके साथ भी पढ़ना है, दोनों के साथ ही पढ़ना है, तो ऊपर कॉमन लगा दिया। सेट ऑफ एनी लॉस कैरिड फॉरवर्ड और डेप्रीसिएशन फ्रॉम एनी अर्लियर असेसमेंट ईयर इफ सच लॉस और डेप्रीसिएशन इज एट्रीब्यूटेबल टू एनी ऑफ द डिडक्शंस रेफर्ड अबव। क्या बोल गया भाई ये पॉइंट, कोई समझाना चाहे? चलो मैं आपसे पूछता हूं, मान लीजिए पिछले साल आप नॉर्मल टैक्स स्कीम में थे, वैसे भी एक कंसेशनल का तो फंडा ही पिछले साल आया है बजट 2020 में, उससे पहले तो नॉर्मल टैक्स पेइंग स्कीम ही थी, नॉर्मल स्लैब्स थे। बताओ उस टाइम पे लोग 35 एडी क्लेम करते होंगे, और 35 एडी में तो आप जानते हो सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ही बार में डेबिट हो जाता है और बहुत चांसेस ये रहते हैं कि लॉसेस आ जाएं। अब सोचो वो लॉसेस आप इस साल में कैरी फॉरवर्ड करके बैठे हुए हो, पर वो लॉसेस एट्रीब्यूटेबल किसको हैं? ऊपर वाली डिडक्शंस को। तो कहता इस साल की ये डिडक्शंस तो मैं खा ही जाऊंगा, अगर कोई लॉसेस भी पड़े हैं ना इनकी वजह से, जो ऊपर मैं पढ़ा रहा हूं वो लॉसेस भी मैं आपको एडजस्ट नहीं करने दूंगा। वैसे ना इसकी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, पर आप मोटा मोटा ये समझ लो कि अगर पिछले साल मैंने कोई 35 एडी क्लेम करा था, या हो सकता है पिछले साल मैंने कोई ये 35 ट्रिपल सी क्लेम करा हो सकता है मैंने ऊपर वाले पॉइंट तो नहीं आएंगे, हो सकता है मैंने ये सेक्शन 35 क्लेम करा हो, इन वजह से मेरे लॉसेस आ रहे हो। तो अगर इन डिडक्शंस को लेकर मेरे कोई लॉसेस हैं इनकी वजह से, तो वो लॉसेस को भी ये आपको एडजस्ट नहीं करने देंगे जब ये टोटल इनकम निकलवाएंगे कंसेशनल रेट वाले क्वेश्चंस में। और दूसरा पॉइंट है डेप्रीसिएशन क्या क्या है। वैसे ना मेरे हिसाब से यहां पे वर्ड एडिशनल डेप्रीसिएशन आना चाहिए, क्योंकि डेप्रीसिएशन तो अलाउड ही होती है। आप अगर चेक करो ऊपर इन्होंने डेप्रीसिएशन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है, सिर्फ एडिशनल डेप्रीसिएशन पे रिस्ट्रिक्शन लगाई है। ऐसा भी तो हो सकता है लास्ट ईयर में आपकी एडिशनल डेप्रीसिएशन लगी हो और वो एडिशनल डेप्रीसिएशन ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट्स एडजस्ट नहीं हो पाई, क्योंकि आप जानते हो इनकम टैक्स लॉ में आप सिर्फ उतनी ही डेप्रीसिएशन अलाउ करवा सकते हो जितने आपके पास प्रॉफिट्स हैं। तो अगर आपके पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स होंगे
तो आपकी डेप्रिसिएशन क्या रहेगी, होगी अनअब्जॉर्ब्ड। तो लॉ क्या बोलता है, अगर आपकी अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ऊपर वाले किसी की वजह से है, ऊपर वाला बताओ कौन सा होएगा अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, इसकी वजह से हो सकती है। एडिशनल डेप इतनी थी कि वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाई, तो अगर एडिशनल डेप अब्जॉर्ब नहीं हो पाई, आप उसे अगले साल में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, बताइए अगले साल में जब कैरी फॉरवर्ड करोगे और इस साल में अगर आप कंसेशनल टैक्स रेट में आ रहे हो, क्या ये एडिशनल डेप आप अलाउ करवा पाओगे? जी नहीं। इन अदर वर्ड्स ये पॉइंट ये बोलना चाह रहा है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं, ना तो करंट ईयर में ये चीजें मैं करने दूंगा, क्या नाम है, जो ये वाली डिडक्शंस है ना ऊपर वाली डिडक्शंस, ना तो मैं करंट ईयर में लेने दूंगा, ना ऊपर वाली डिडक्शंस की वजह से अगर कोई पिछले साल में लॉसेस आ रहे हैं या पिछले साल में अगर डेप्रिसिएशन आ रही है, ना मैं वो लॉसेस को आपको यहां एडजस्ट करने दूंगा। लैंग्वेज पढ़ के देख लो क्या कह रही है। सुनिएगा आगे, कुछ एडिशनल पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए। पहले एडिशनल पॉइंट्स अगले पेज पे जो 219 पेज पे दे रखे हैं। नहीं एक मिनट, ये छोड़ दो, एक मिनट ये पढ़ो पहले। टाइम लिमिट फॉर एक्सरसाइजिंग ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC। अब इसमें भी ना देखो दो तरह के लोग बांटे इन्होंने सेक्शन में, एक ऐसे इंडिविजुअल एचयूएफ जिनका कोई पीजीबीपी नहीं है, और एक ऐसे इंडिविजुअल एचयूएफ जिनका पीजीबीपी भी है। गौर कीजिएगा, हमने अभी तक क्या बोला था, ये सेक्शन सारे ले सकते हैं, बस इंडिविजुअल एचयूएफ होने चाहिए। लेकिन अब हम थोड़ा सा ना भेदभाव कर रहे हैं कि भाई कब तक ये ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है, तो उसके लिए दो तरह के लोग बांट रहे हैं। एक ऐसे जो ऐसे इंडिविजुअल एचयूएफ हैं जो पीजीबीपी नहीं कर रहे, इनको पता क्या बोल दिया, अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है, आप रिटर्न में, जो रिटर्न की ड्यू डेट है ना अंडर सेक्शन 139(1), उस रिटर्न में बस जो आप है वहां पे आप अपनी ऑप्शन फर्निश कर देना, और आप ये देख लेना कि आपने ये ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है कि नहीं करनी है, और हर साल में आपको ऑप्शन देंगे कि आपको इसे चूज करना है कि नहीं करना। यानी अगर मैं नॉर्मल सैलरीड क्लास आदमी हूं तो मेरे को लॉ क्या क्या प्रोविजन बोलता है, हर साल अपनी रिटर्न में आप ये बता दो हमें कि आपने नॉर्मल टैक्स पे करना है या कंसेशनल, और आपको हर साल हम ये ऑप्शन देंगे, कभी आप इस कंसेशनल सिस्टम में आ जाओ, कभी बाहर चले जाओ, कभी आ जाओ, कभी बाहर चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हर साल कैलकुलेशन करो और उसके हिसाब से देख लो कि आपको ज्यादा फायदेमंद कौन सा है। देख रहे हो पहला पॉइंट। लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो पीजीबीपी चला रहा है, तो पहली बात तो इनको क्या बोली, इनको पहले तो ये बोल दिया कि अब ड्यू डेट से पहले पहले हमें ऑप्शन बताओ। ड्यू डेट किसकी, रिटर्न। ऊपर चेक करो, ऊपर ड्यू डेट वाली बात नहीं लिखी हुई, ऊपर सिर्फ ये लिखा हुआ है कि बस रिटर्न के साथ बता दो। वैसे क्योंकि इन्होंने 139(1) लिखा है, तो 139(1) में टाइमली रिटर्न ही फाइल होती है, बिलेटेड नहीं फाइल होती। तो मोटा मोटा हम यही मान के चलेंगे कि जो ड्यू डेट है रिटर्न की, उससे पहले पहले बताने। और इन्होंने एक बात और लिखी, वंस ऑप्शन एक्सरसाइज्ड, ये अगले सारे असेसमेंट ईयर्स में भी सेम रहेगी। मतलब जो आदमी बिजनेस कर रहा है उसको ये ऑप्शन नहीं दी कभी आप इसमें आ जाओ कभी चले जाओ, कभी आ जाओ कभी चले जाओ। एक बार इसमें आ गए तो अब इसी में ही रहोगे। और ये विड्रॉ तभी हो सकती है where it was exercised by individual having business income other than the year in which it was exercised। मतलब अगले किसी साल में जाके विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आप कभी भी इस ऑप्शन में दोबारा नहीं आ सकते। पर एक केस ऐसा है जहां आप दोबारा इस ऑप्शन में आ सकते हो, अगर आप बिजनेस या प्रोफेशन बंद ही कर दो। दोबारा बताता हूं, अगर तो आप बिजनेस या प्रोफेशन नहीं कर रहे
आपको तो हमने फ्रीडम दी है, हमें बस रिटर्न ऑफ इनकम की जो डेट है 139(1) वाली जो रिटर्न है उसके साथ हमें बता दो कि आपने ये ऑप्ट करना है कि नहीं करना, और हर साल चूज करते रहो। ऊपर की कहानी क्लियर है। दूसरे कौन लोग हैं? ऐसे इंडिविजुअल एचयूएफ जो बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हैं, इनको क्या बोल दिया, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से पहले पहले हमें बता दो कि आपने ये ऑप्शन लेनी है कि नहीं लेनी है। अगर ये ऑप्शन ली आपने तो इसी में ही रहना, ये नहीं कभी कूद के इधर आगे कभी कूद के उधर चले गए। अगले फिर कब जाके विड्रॉ कर सकते हो? किसी और ईयर में जाके विड्रॉ कर सकते हो, अगले किसी साल में, पर एक बार विड्रॉ कर लिया फिर मैं नॉर्मल में नहीं आने दूंगा। यानी एक बार आपको ये ऑप्शन देता है कि अगर आप इसमें आ भी गए पर आप इसमें से निकलना चाहते हो तो किसी और ईयर में जाके निकल सकते हो, पर एक बार निकल गए दोबारा इस ऑप्शन में नहीं आ सकते। लेकिन कब इस ऑप्शन में दोबारा आ सकते हो? अगर बिजनेस या प्रोफेशन बंद ही कर दिया, क्योंकि अगर बिजनेस या प्रोफेशन बंद ही कर दिया, सोचो फिर तो आप यहां फॉल कर गए। एक बार लाइन सारी पढ़ के देख लो, ये क्या आपको समझ में आ रही है? देखो उसमें लिखा है द ऑप्शन कैन बी विड्रॉन ओनली वंस, एक बार आपको निकलने का मौका देंगे हम, लेकिन वो भी कब? वेयर इट वॉज एक्सरसाइज बाय द इंडिविजुअल और एचयूएफ हैविंग बिजनेस इनकम फॉर अ प्रीवियस ईयर अदर देन द ईयर इन विच इट वॉज एक्सरसाइज। मतलब जिस ईयर में एक्सरसाइज कर ली उस ईयर में तो कर ली, आगे एक बार हम आपको विड्रॉ करने देंगे, लेकिन एक बार आपने विड्रॉ कर लिया फिर आप दोबारा नहीं एलिजिबल हो सकते इस सेक्शन में। लेकिन कहां दोबारा एलिजिबल हो सकते हो इस सेक्शन में? जब आपको बिजनेस या इनकम सीज ही कर दो। और एक बार जब बिजनेस या प्रोफेशन सीज ही हो गया, खत्म ही होगी बिजनेस इनकम, तो उस केस में आप बताओ फिर तो आप ऊपर वाले से ऐसे बन गए ना। और ऊपर वाले को तो हम लोग क्या ऑप्शन दे रहे हैं? हर साल ऑप्शन दे रहे हैं। सुन रहे हैं कि नहीं? यस और नो? अगले पेज पे ना एक दो नोट्स हैं, 3 है वैसे तो, मैं थोड़ा लाइट रखने के लिए एक दो बोल रहा हूं। नोट नंबर 1 के एएमटी की लायबिलिटी आप पे अट्रैक्ट नहीं होगी। अभी लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक किया था ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, आप देख सकते हो जहां एएमटी का भी टॉपिक था ना, वहां भी मैंने ये चीज लिखी हुई थी कि एएमटी की प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगी अगर आप कंसेशनल रेट में जा रहे हो। सुन रहे हैं? ये नोट नंबर 1 है। नोट 2 के अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ की इनकम बिजनेस से है नहीं और उनकी टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी इंक्लूडिंग प्रोविजंस रिलेटेड टू एएमटी इफ एप्लीकेबल अंडर नॉर्मल प्रोविजंस, क्योंकि नॉर्मल में तो एएमटी निकलेगा, अगर एप्लीकेबल हुआ it may be computed every year both in accordance with the normal provisions and in accordance with the provisions of AMT, और in order to determine which is more beneficial and decide accordingly कि क्या 115 BAC लेना कि नहीं। पता क्या बोल रहा है? मतलब अगर एक बंदा है उसको किसमें प्रॉब्लम है कि वो सेक्शन 115 BAC ले या नॉर्मल ले, पर लेकिन आपको पता अगर आप नॉर्मल लेते हो, नॉर्मल में तो फिर AMT भी कंपेयर होता है। अगर आप पे एएमटी एप्लीकेबल है, बताओ नॉर्मल और एएमटी में से कौन सा वाला टैक्स पे करते हो? विच एवर इज हायर। तो आप एक काम करो, आप जिसका बिजनेस प्रोफेशन नहीं है वो क्या करे, हर साल ये भी निकालता रहे और ये भी निकालता रहे और देखता रहे इनमें से कौन सा उसको बेनिफिशियल है, उसके मुताबिक वो अपनी ऑप्शन एक्सरसाइज कर ले। सुन रहे हैं जी? ये लिखा हुआ है नोट नंबर 2 में। नोट 3 कहानी है पूरी, वो अभी 2 मिनट रहने देते हैं। आप पहले ये पढ़ लो, अगर आप 115 BAC की कंडीशंस को पूरा नहीं करते तो क्या होगा? कौन सी कंडीशंस हैं? वही जो सारा ग्रंथ पढ़ा है कि ये सारी आप एग्जाम्पशंस और डिडक्शंस नहीं ले सकते। 115 BAC 2 में यही तो लिखा हुआ है। यहां भी 2 तरह के लोग बांट दिए, एक जिनका बिजनेस प्रोफेशन है नहीं और एक जिनका बिजनेस प्रोफेशन है।
ये कौन सी कंडीशन बता रखी है? 1 2 3 वाली, ये वाली 1 2 3 ये वाली, पेज नंबर 218, पेज 218 एंड 219, पेज 218 एंड 219 पे बता रखी है ना कंडीशन सारी। अगर आप किसी भी प्रीवियस ईयर में इनमें से कोई कंडीशन वॉयलेट करोगे तो आपकी ऑप्शन इनवैलिड हो जाएगी और आप पे इनकम टैक्स एक्ट ऐसे लग जाएगा जैसे ऑप्शन आपने एक्सरसाइज नहीं करी है। बताओ, अगर ऑप्शन आपने एक्सरसाइज नहीं करी है तो नॉर्मल प्रोविजंस में टैक्स निकलेगा आपका, और अगर आप बिजनेस प्रोफेशन वाले बंदे हो तो आपकी ऑप्शन इनवैलिड मान ली जाएगी और ऐसा मान लिया जाएगा कि आपने एक्सरसाइज नहीं करा है। तो बताओ फिर तो क्या हो जाएगा? अगले ईयर से भी बाहर हो जाओगे आप हमेशा ऑप्शन से, क्योंकि बिजनेस प्रोफेशन वालों को तो क्या बोलते हैं, एक बार आपने ये ऑप्शन विड्रॉ कर ली तो आप बाहर हो उससे। सुन रहे हैं जी? सवाल इसका कोई नहीं रखा हुआ मैंने सवाल, लेकिन आपको पता है जो मिसलेनियस क्वेश्चन है ना हमारे असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स वाले, उसी में आपको इसके 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे 115 बीएससी के। सुन रहे हो? मैं क्या करता हूं, अभी करवा दूं क्या? बस हो गई है? सुन लो, एक्चुअली जीएसटी की क्लास भी आज लंबी लगी, कोई नहीं, चलो हम एक काम करते हैं, इतना आप रिवाइज कर लेना चलो घर पे। ये नोट 3 एक बार बता देता हूं क्या है, ओवरव्यू ले लो। सीबीडीटी ने सर्कुलर निकाला 2020 में, रौला पता क्या पड़ गया? सोचो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन की बात करूं तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का टीडीएस काटता है। शोर क्या मच गया? कौन से रेट पे टीडीएस काटे? क्या नॉर्मल वाले टैक्स रेट्स या ये कंसेशनल वाले? तो इसमें इन्होंने ना मेनली बात क्या बोली कि अगर एक एम्प्लॉय इंटेंड कर रहा है तो वो इंटीमेट कर दे अपने एम्प्लॉयर को कि उसकी ये इंटेंशन है कि मैं ये स्कीम में आना चाह रहा हूं। सुन रहे हैं? और एक बार ये आपने इंटीमेशन कर दी, इसे आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। लेकिन कहता है इस इंटीमेशन का मतलब ये भी नहीं है कि अब रिटर्न में आप यही करो, यानी रिटर्न के टाइम पे आप ऑप्शन अलग भी रख सकते हो सकता है टीडीएस आपका इस ऑप्शन में कट गया, लेकिन जो फाइनल रिटर्न भर रहे हो वो आप नॉर्मल में भर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी इन्होंने क्लियर किया। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर इंटीमेशन एम्प्लॉयर को दे दी कि मैं इसमें आना चाह रहा हूं तो अब आप रिटर्न भी इसी में फाइल करो। सुन रहे हो? और अगर एक पर्सन पीजीबीपी वाला है, वो अगर ये ऑप्शन लेता है तो वो तो चेंज नहीं कर सकता एक्सेप्ट इन सर्टन सर्कमस्टांसेस, वो छोड़ो। अकॉर्डिंगली अगर ये कर रहा है वो भी अपने एम्प्लॉय, ये पता क्या है, ये वो है कि अगर कोई आर्मी एम्प्लॉय भी है और साथ में बिजनेस भी कर रहा है, ये वो चीज क्लियर की है इन्होंने लास्ट में जाके। तो इंटीमेशन अगर वो देता है तो फिर वो बाद में डेविएट नहीं कर सकता, क्योंकि बिजनेस वालों के ऊपर ये स्ट्रिक्ट है कि अगर आपने एक बार अपने एम्प्लॉयर को ये इंटीमेशन दे दी कि मैंने इसमें रहना है, फिर इसी में रहना पड़ेगा। एक बहुत हल्का सा ओवरव्यू दिया है, आप इसको पढ़ के देखना। सिर्फ अब इसमें मतलब टॉपिक रह क्या गया, WDV कैलकुलेट करने का टॉपिक रह गया। जो पेज 219 है ना, ये पेज रह गया। इसको भी अगर आप एक बार पढ़ के देखना चाहते हुए तो पढ़ के देखिएगा। समझ रहे हैं बात? और इस पे सवाल बताऊं कौन सा है? असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स का जो चैप्टर मैंने आपको दिया है, शायद उसमें सवाल नंबर 10 है शायद। देखना कौन सा नंबर सवाल है 115 बीएससी पे, 10 नंबर ही है। तो मैं मेंशन करवा देता हूं। ये वैसे आपके स्टडी मटेरियल में भी पढ़ा है, जो आईसीआई का स्टडी मटेरियल है ना, उसमें जो एक चैप्टर बनाया हुआ है उन्होंने असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, उसमें पढ़ा हुआ है क्वेश्चन सेम। आप सर्च कर लेना, जिन बच्चों के पास पुरानी बुक है वहां पे आपको ये मिल जाएगा। यहां पे लिख देता हूं, रीड क्वेश्चन 10 पेज 243 पे। क्वेश्चन 10 आपको 115 बीएससी पे मिल जाएगा। अगर कोई और भी मिले तो बता देना। कौन सा? क्वेश्चन 2 भी है असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स का, मेरा ख्याल तो नहीं है उसमें। तो वो ये कह रहा है कि शायद नहीं ऑप्ट करा। क्वेश्चन 2 में भी 115 बीएससी है, देखो है क्या क्वेश्चन 2 में? क्वेश्चन 2
क्वेश्चन में 115 BAC निकाल के दिखाया हुआ है पर मांगा नहीं हुआ था, तो लिख लो ये भी। और भी देख लेना पेज 239 है, देखना 225। ये भी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। वैसे जिन बच्चों के पास ये बुक नहीं है, ये नोट्स नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, आप ICI के मटेरियल में जाइएगा, एक क्वेश्चन ये वाला सर्च कर लेना असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स के चैप्टर में, मिस पूर्वी वाला, इसमें है क्वेश्चन, ये इसमें पढ़ा है। और एक क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में एसएससी का क्वेश्चन नंबर 10 ये वाला है, मैं दिखा देता हूं एक बार, SEZ वाला है, मिस्टर एक्स एन इंडिविजुअल सेटअप इन SEZ। इसमें तो एक पॉइंट और भी था जो डिस्कस किया था हमने कि आप 35 AD और 10 AA वैसे तो इकट्ठे नहीं ले सकते थे, लेकिन हमने कहा था एक ही बिजनेस की दोनों चीजें इकट्ठे नहीं ले सकते, अलग अलग बिजनेस की दोनों चीजें ले सकते हैं हम। 10 AA भी अलग बिजनेस का ले सकते हैं और 35 AD भी हम अलग बिजनेस का ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं जी कि आप इसको कवर कर लेंगे अच्छे से। अभी हम यहाँ रुकते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे, जो एक आधा टॉपिक रह गया नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।